स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हमारा आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल्स को बोलते हैं जैव अणु। तो जैव अणु ये हमारे जीव विज्ञान की एक मतलब कि देखें तो हम जब बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं तो ये बायोलॉजी की एक सीढ़ी है। इसको पढ़ने बायोलॉजी को पढ़ने के लिए पहले हमें जैव अणु पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई बायोलॉजी की सबसे पहले सेल का अध्ययन होता है, लेकिन सेल के अंदर भी कौन आते हैं? जैव अणु आते हैं बेटा। सबसे पहले क्या आते हैं? जैव अणु ही तो आते हैं। अगर हमें जैव अणु का पता है तो हम सेल बाकी सब कुछ करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि सब में बायोमोलिक्यूल्स है। अब बात आ जाए कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना है। लेकिन सेल किससे बनी हुई है? तो वो तो मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है ना, तो उनको मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स हम बहुत सारे यूज़ भी करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। कौन कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल्स वो देख लेते हैं। देखो, प्रोटीन। प्रोटीन हम विशेषता है कि इस भोजन में प्रोटीन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, प्रोटीन की बात करते रहते हैं। दूसरा हम किसकी बात करते हैं? वही कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तीसरा हम फैट यानी वसा की बात करते हैं। फैट यानी कि वसा की बात करते हैं। वसा, फैट किस में होता है? भाई लिपिड्स के अंदर होता है बेटा। इसको लिपिड्स के अंदर, फैट लिपिड्स के अंदर ही होता था। तो और फिर न्यूक्लिक एसिड, क्या? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक डीएनए होता है, वो न्यूक्लिक एसिड तो है बेटा एक प्रकार का। आरएनए न्यूक्लिक एसिड तो है, यानी कि जो हमारे आनुवंशिक पदार्थ है वो न्यूक्लिक एसिड से ही तो बने हुए हैं। और प्रोटीन्स का हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स जो हमारे एंजाइम हैं वो किसके बने होते हैं? भाई प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम किसके होते हैं? प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज़ वहाँ पर हम आगे जाकर नाम लेंगे कि भाई एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर कौन काम कर रहा है? प्रोटीन्स काम कर रहा है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स के ही तो होते हैं। एंजाइम भी प्रोटीन के ही होते हैं। और हीमोग्लोबिन, हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी तो किसका होता है? प्रोटीन का ही तो होता है। तो प्रोटीन्स मेट हीमोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडीज़ होगी, एंजाइम्स हो गए, ये सब प्रोटीन्स के हैं। ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। सब के सब किससे बने हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो हमारी जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, हम हमारा भोजन खा लेते हैं, भोजन करने के बाद में जो हमने उसे लीवर के अंदर अपने संचित करते हैं, भोजन को संचित किस रूप में रखते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में रखते हैं। और जो पादप सेल होते हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, जितनी भी शर्कराएँ हैं, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है बेटा? ये सब का इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि प्रोटीन्स, एंजाइम, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़ और हमारी बहुत सारी ग्रंथियों में से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, जितने भी प्रकार के हार्मोन्स है वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यक है, क्योंकि इसके रूप में हम हमारा भोजन को संचित करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और फैट, वसा, लिपिड्स का भी तो हम यूज़ करते हैं। फैट, वसा, यानी कि जितने भी हम ऑयली पदार्थ खाते हैं, जितने भी हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ऑयल जहाँ जहाँ पर आता है वो सब क्या है? वसा ही तो है। सब क्या है? वसा ही तो हैं, लिपिड्स ही तो हैं। और लिपिड जो होते हैं बेटा वसा ही है, लिपिड है। ठीक है, सब के सब क्या है? लिपिड है। और जैसे वसा की बात करूँ, लिपिड हमारे क्या, हमारी जो सेल है, कोशिका जो है उसकी मेम्ब्रेन जो वो लिपिड की तो होती है। लिपिड होता है उसमें, प्रोटीन होते हैं। चैनल प्रोटीन नाम नहीं सुना क्या? चैनल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये सब के सब क्या है बेटा? ये सब के सब हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है भाई? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक यौगिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ हैं। ये सब के सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है बेटा? H2O, यानी कि जल। और ये अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक, ये अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? अकार्बनिक यौगिक है। और कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? ये 70 से 90%।
ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो हम कहेंगे H2O है। और अगर हमारे ये पूछे कि हमारी कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक, तो H2O है। ठीक है, 70 से 90%। कितना? 70 से 90%। ठीक है, तो देखो कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ की अगर बात, कार्बनिक कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। अगर वो पूछे कि ऑर्गेनिक कौन सा है, तो वो प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन होता है? प्रोटीन होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 10 से 15%। 10 से 15% प्रोटीन पाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कम होते हैं। जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? जैव मंडल जहाँ हम उपस्थित हैं, ये जो वातावरण है, ये जो पृथ्वी है, ये सब कुछ जैव मंडल के अंतर्गत आ गया। तो जैव मंडल में सर्वाधिक कौन पाया जाता है भाई? जैव मंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है सेलुलोज। कौन होता है? सेलुलोज। ये कार्बोहाइड्रेट। तो जैव मंडल में सर्वाधिक कौन पाया जाएगा भाई? सेलुलोज पाया जाएगा। सेलुलोज, जिससे कोशिका भित्ति बनी हुई होती है पादपों की, सेलुलोज पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बात करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले कोई सीधे हम ही थोड़ा ना पैदा हो गए थे भाई, इवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद में हमारी उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो सबसे पहले कुछ गैसें बनी, तो सबसे पहले बना क्या होगा? सबसे पहले क्या बना होगा? तो भाई बायोमोलिक्यूल से बने होंगे। सबसे पहले हमारे मॉलिक्यूल बने होंगे, फिर वो इकट्ठे हुए, फिर वो संगठित हुए, फिर वो एक सेल बनाई उन्होंने, एक कोशिका बनाई, उस कोशिका के अंदर फिर इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशंस हुए, फिर हम उत्पन्न हुए। हमारी प्रोसेस बहुत लंबी गई है, बहुत ही लंबी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक्स आ गए, फिर यूकैरियोटिक्स आए, फिर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत में रखे गए, फिर यूकैरियोटिक्स ये एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। फिर उनमें और थोड़ा बहुत विकास हुआ, जो हम कोशिका के अंदर पढ़ेंगे, और जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत आ गया, और ये फंगस आ गए, फंगाई आ गया, एनिमेलिया आ गया, यानी एनिमल्स आ गए। ठीक है, प्लांटी आ गया, ठीक है, एल्गी आ गई। ये सब के सब बाद में आए, सबकी उत्पत्ति बाद में। सबसे पहले जो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वो थे बायोमोलिक्यूल्स। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे जैवअणु जो है, हमारे जैवअणु जो मैंने बताया, प्रोटीन बता दी मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड और H2O, ये हमारी बॉडी में कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो परसेंटेज कोशिका के अंदर इसका परसेंटेज कितना है? तो मैं बात करूँ पानी की, यानी H2O की। H2O कितना होता है बेटा? 70 से 90%। कितना? 70 से 90%। फिर मैं बात करूँ प्रोटीन की। प्रोटीन कितना होता है? ये होता है 10 से 15%। कितना होता है? 10 से 15% होता है। फिर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ, न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, ये कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? 5 से 7% होता है। 5 से 7% होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं 3%, 3% के आसपास होते हैं। ठीक है, ये लगभग वैल्यूज़ होती है। फैट यानी वसा बोल दो या लिपिड बोल दो, लिपिड भी बोल दो जी, ये कितने होते हैं बेटा? 2% होते हैं। कितने होते हैं? 2%। कार्बोहाइड्रेट 3%, फैट और लिपिड जो होते हैं 2% होते हैं। और आयंस जो होते हैं, क्या? आयंस जो होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। कोशिका के अंदर भी आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर ये पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वो आयन्स कितने प्रतिशत होते हैं बेटा? ये 1% आयन होते हैं। कितने परसेंट होते हैं बेटा? 1% आयन होते हैं। अब ये सब तो हमने ऊपर का देख लिया कि क्या क्या होगा बॉडी के अंदर, क्या क्या पाया जाएगा, कौन कौन से जैवअणु पाए जाएंगे। अब हमें जो स्टार्ट करनी है बेटा, सबसे पहले बात करनी है प्रोटीन की। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? पहले हमने बात की कि बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हमने कहा कि प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, फैट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और H2O पाया जाता है। इनकी बात कर ली। अब धीरे धीरे इन सब की डिटेल में बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं। तो ऐसे बोल दोगे सर प्रोटीन तो फिर कोई कुछ तो होगा। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन यह भी तो है। प्रोटीन में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, इसका सूत्र क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। इसकी संरचना भी पढ़नी पड़ेगी हमें। कार्बोहाइड्रेट की संरचना पढ़ेंगे, इनके सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों?
कि बेटा हमें नॉलेज होना चाहिए, बात ये नॉलेज होना चाहिए। प्रोटीन है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है, कितना 10 से 15% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हमारी बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं। हार्मोन है, अब सर हार्मोन तो अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग स्रावित होते हैं, तो उनमें भिन्नता कैसे होती है? तो बेटा प्रोटीन की संरचना पर निर्भर करता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अलग अलग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हर प्रोटीन अलग अलग होता है, एंजाइम में प्रोटीन अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक जैसी प्रोटीन है, और प्रोटीन भी बहुत सारे टाइप के आएंगे आगे, प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन से हार्मोन आ गए, हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है, ये सब क्या है? प्रोटीन ही है, सब क्या है? प्रोटीन है। तो अब हमें जो स्टार्ट करनी है वो है प्रोटीन। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? हम प्रोटीन को स्टार्ट करेंगे। किसको? प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। भाई हमारे आधारभूत क्रिया संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका। और कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन? प्रोटीन। अब प्रोटीन को तो हमें विस्तार से पढ़ना चाहिए, तो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं सबसे विविध प्रकार के परमाणु, सबसे विविध प्रकार के जैव मॉलिक्यूल है, यानी कि बायोमोलिक्यूल है। सबसे विविध प्रकार का मतलब क्या है? ये सबसे विविध प्रकार के बायोमोलिक्यूल है। पहली बात तो ये कैसे भी प्रोटीन देखो, एंजाइम भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इनका कार्य अलग है, हार्मोन्स का कार्य अलग है, हीमोग्लोबिन का काम अलग है, मेट हीमोग्लोबिन का काम अलग है। तो ये सब के सब क्या है? तो प्रोटीन, लेकिन है अलग अलग नहीं है क्या? भिन्न नहीं है क्या? भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक नहीं है बस ये है, नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से कौन कौन से होते हैं वो भी हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। फिर ये बड़े अणु होते हैं, क्या होते हैं ये बड़े अणु होते हैं, ये बड़े पार्टिकल होते हैं, ये बड़े अणु होते हैं, ये बड़े होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े अणु बोल दो, या बोल दो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन बड़े होते हैं। बड़े अणु क्यों होते हैं भाई? अब बात करते हैं। अभी बड़े अणु होते हैं, बात कर ली, धीरे धीरे पढ़ते हैं प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन विविध प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, प्रोटीन कोई एक प्रकार की है नहीं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं। दूसरी बात, तो प्रोटीन के जो अणु होंगे वो बड़े होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक बात ये भी है कि प्रोटीन जो होगी वो बड़े अणु होंगे, सीधी सी बात है, बड़े अणु। लेकिन प्रोटीन जो होगी वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये इंपॉर्टेंट, किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है बेटा? प्रोटीन बनी होती है अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से प्रोटीन अमीनो अम्ल से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो अमीनो अम्ल से निर्मित विषम बहुलक होते हैं, ये अमीनो अम्ल से निर्मित विषम बहुलक होते हैं। क्या होते हैं ये? विषम बहुलक होते हैं, यानी कि बहुत सारे ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और सभी अमीनो अम्ल समान नहीं होते, अलग अलग बात के अमीनो अम्ल जुड़ेंगे और विषम बहुलक बनाएंगे। विषम बहुलक का मतलब हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है, हेट्रोपॉलीमर्स, ठीक है। अब पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर मतलब कि ये 1 2 3 4, ये एक चेन है बेटा। ये क्या है? एक चेन। इस पूरी चेन को मैं क्या बोलूँगा? बहुलक बोल दूंगा। इस पूरी चेन को क्या बोलूँगा? बहुलक बोलूँगा। और इसका एक लक ये होगा, एक लक, ये इसका एक लक है, एक इकाई, इसकी एक यूनिट। और एक यूनिट क्या होगी? एक कड़ी। ये कड़ी किसकी बनी हुई है? ये कड़ी होती है अमीनो अम्ल की। किसकी होती है बेटा? अमीनो अम्ल की। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है प्रोटीन? देखो, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक बहुलक बनाते हैं, विषम बहुलक बनाते हैं। विषम बहुलक मतलब कि ये कड़ी थोड़ा बहुत भिन्न होती है, ये आपस में क्या होती है? थोड़ी बहुत भिन्न होती है। इसके वजह से ये जो बहुलक बनेगा ये विषम बहुलक है। हेट्रोपॉलीमर्स बनाते हैं। और फिर इसकी एक कड़ी क्या होगी? अमीनो अम्ल होगी। क्या होगी? अमीनो अम्ल की। अब बात करते हैं भी अमीनो अम्ल वास्तविकता में होता क्या है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल, अब अमीनो अम्ल कोई एक प्रकार का थोड़ा ना, अलग अलग प्रकार का।
वो भी बात करते हैं। तो इसकी एकल कड़ी की बात करें, प्रोटीन के एकल कड़ी की बात करनी है अपने को, ठीक है। देखो बात करते हैं अमीनो एसिड, बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है देखते जाना, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल प्रोटीन के एक लक, क्या प्रोटीन के एक लक की आधारीय इकाई है। प्रोटीन के एक लक यानी मोनोमर्स, ये प्रोटीन के एक लक की आधारीय इकाई है। कैसे? देखो बेस यूनिट होती है ये प्रोटीन की, क्या है? बेस यूनिट है। यानी कि अमीनो अम्ल से तो मिलकर बना हुआ है प्रोटीन, तो उसकी बेस यूनिट यानी किससे मिलकर बना? बेस क्या है उसका? बेस उसका अमीनो एसिड है। क्या है उसका? अमीनो एसिड उसका बेस। बेस क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है। एक लकड़ी है। अब बात करते हैं आगे, चलो संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना अमीनो अम्ल की संरचना। अमीनो अम्ल होता क्या है? संरचना अमीनो अम्ल में क्या होता है? देखो हमें पता है क्या पता है? कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन, कौन? अल्फा कार्बन, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय कार्बन। जो केंद्र में होगा वो केंद्रीय कार्बन कहलाता है। अभी बात करें जिसके साथ क्या जुड़ा होगा? क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमीनो अमाइड, क्यों अमीनो तो अमाइड आ गया NH2, और एक इससे बेटा हाइड्रोजन जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 तो बुक हो गए। एक जो बनाएगा वो होगा R। क्या होगा? R। इससे कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। तो अलग अलग बात हो गए, ठीक है। तो यहाँ जो C अल्फा का मतलब क्या है? ये केंद्रीय कार्बन है। क्या है? केंद्रीय कार्बन। जिससे केंद्रीय कार्बन वो मतलब अल्फा क्यों बोला मैंने C अल्फा? क्योंकि R के अंदर भी तो कार्बन है, कार्बन तो सारे ही हैं, इसके अंदर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो ये सेंटर वाला कार्बन कौन सा है? तो ये C अल्फा है। इसको बोलेंगे केंद्रीय परमाणु। तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु, ठीक। इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है अमीनो एसिड की, ये अमीनो एसिड मतलब कि इसकी कॉमन स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर क्या है? ये है। इसके साथ एक NH2 जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप R क्या हो सकता है? R का मतलब होता है बेटा, R का मतलब होता है यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ CH3 भी हो सकता है। इस तरह से ये भिन्न भिन्न होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी वजह से तो मैंने कहा कि अमीनो एसिड प्रोटीन अलग अलग प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और अमीनो एसिड भी तो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। अगर मैं मिथाइल रखूँगा तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, फॉर्मूला चेंज। अगर ये रख दूँगा तो CH2 का फ़र्क आ गया ना, एक कार्बन ज़्यादा हो गया। ये रखूँगा तो 2 कार्बन ज़्यादा हो गए, एक आगे वाला रखूँगा तो 3 कार्बन ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से इस अल्काइल ग्रुप की वजह से ये चेंज होता रहता है। अल्काइल ग्रुप चेंज होता है, ये तो सेम ही रहेगा, NH2 आएगा, COOH आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ये तो सेम रहेगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप चेंज होता रहेगा, इसकी वजह से अमीनो एसिड भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते रह जाएंगे। और अमीनो एसिड भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे तो प्रोटीन भी तो भिन्न भिन्न प्रकार की मिलेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो सभी अमीनो अम्ल अलग भिन्न भिन्न किसकी वजह से होते हैं? R समूह की वजह से भिन्न भिन्न होते हैं। R समूह यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये देखो ये मेथेन जो होती है वो ऐसे होती है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो अमीनो एसिड है वो इसमें से एक हाइड्रोजन उठाया, ये लगा दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन उठाया, NH2 लगा दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन उठाया और R ग्रुप जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यार मीथेन के जो परमाणु जुड़े हुए थे उनको प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसीलिए इसको एक नाम देते हैं प्रतिस्थापित मीथेन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापित मीथेन, यानी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है।
प्रतिस्थापित मीथेन, इसको एक नाम और भी देते हैं, वो देते हैं प्रतिस्थापित मीथेन। क्या नाम दे देते हैं बेटा? प्रतिस्थापित मीथेन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अब बात करते हैं अमीनो एसिड में प्रोटॉन दाता वाला अम्लीय ग्रुप है। देखो एक बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब। अब एक बात सुनो, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, आपको एसिड का पता है क्या? एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन दाता वो अम्लीय है, वो एसिड है। और प्रोटॉन ग्राही वो क्या होता है? क्षारीय है। क्षारीय तो होता है भाई। एसिड मतलब कि प्रोटॉन दाता, और जो ग्राही यानी कि बेस। ठीक है, क्योंकि जो H+ को त्यागे वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो H+ को ग्रहण करे या OH- को त्यागे, या तो OH- को त्यागे या H+ को ग्रहण करे, वो क्या होता है बेटा? क्षार। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो अमीनो अम्ल के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। तो ये H+ देगा ना, ये प्रोटॉन देता है ना। हाँ, तो इसके अंदर एक तो प्रोटॉन दाता ग्रुप जुड़ा हुआ है, अम्लीय ग्रुप जुड़ा हुआ है, और NH2 है, ये एक H को ग्रहण करने की ताकत रखता है। क्या करता है? ये ग्रहण करने की ताकत रखता है। तो ये ग्राही है, ये सारी है। ठीक है, अब दोनों ही है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। अतः अमीनो एसिड जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, दोनों की तरह कार्य कर सकता है। ये जो पदार्थ है अमीनो एसिड जो है वो एसिड तथा बेस दोनों की तरह वर्क कर सकता है, दोनों की तरह क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है, वर्क कर सकता है, लेकिन एक विशेष pH पर करेगा। ये बात नहीं है कि आपने कह दिया सर इस pH पर तो वो एसिड है, और थोड़ी बहुत pH चेंज करोगे तो वहाँ पर वो दोनों एक साथ दोनों का काम करेगा, और थोड़ी और ज़्यादा चेंज करोगे तो वो हो सकता है कि सार की तरह ही काम करे। वो pH पर डिपेंड करे। इसीलिए जो प्रोटीन है हमारे आमाशय के अंदर pH का मान कुछ और है, हमारे मुख में pH का मान कुछ और है, तो हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर pH का मान अलग अलग है। तो वहाँ पर प्रोटीन्स का वर्क भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कहीं तो वो क्षार की तरह काम करेगा, कहीं वो एसिड की तरह काम करेगा, और कहीं वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, वो pH पर डिपेंड करेगा। अब आगे चलते, देखो अब अमीनो एसिड आ गया। हाँ, जो अब अमीनो एसिड जो होगा, अमीनो एसिड कौन सा पदार्थ कहलाएगा? अमीनो एसिड एम्फोटेरिक पदार्थ कहलाएगा। एम्फोटेरिक पदार्थ कौन सा पदार्थ है भाई? एम्फोटेरिक पदार्थ है। एम्फोटेरिक पदार्थ कौन होता है भाई? जो एसिड तथा बेस दोनों की तरह कार्य कर सके, दोनों की तरह कार्य कर सके, वो एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक पदार्थ होता है वह पदार्थ जो बेस और एसिड दोनों की तरह कार्य कर सके, वो एम्फोटेरिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक पदार्थ हो गया। अब आगे देखो ये C कार्बन, COOH जुड़ा हुआ, इधर NH2 जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ, होगा क्या भाई? ये देखो ये H+ को त्यागेगा, क्योंकि ये दाता है, प्रोटॉन दाता समूह है, और ये वाला समूह कौन सा है? प्रोटॉन ग्राही समूह। तो ये H+ को त्याग देगा, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? COO माइनस, H+ त्याग रहा है तो इस पर माइनस आएगा, ये प्लस, ये R। लेकिन अब जो H+ गया वो किसके साथ आकर जुड़ जाएगा? इसके साथ, क्योंकि ये ग्राही है। ये क्या है? ग्राही है, तो इस पर आकर एक H जुड़ गया, तो +H आया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। ठीक है, अब देखो ये बना, ये एक आयन तो बन गया। कैसा है ना? ये आयन बन गया। देखो
आयन है, इस पर माइनस भी है और प्लस भी है, माइनस भी और प्लस भी है। तो अमीनो एसिड जो अम्ल व क्षार दोनों के रूप में एक ही समय कार्य करे। अब ये एक ही समय काम कर, यानी ये बेस की तरह भी काम कर रहा है और क्षार की तरह भी काम कर रहा है, यानी कि ये देखो सॉरी एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे इसको? ज्विटर आयन बोलेंगे, ज्विटर आयन। कौन सा आयन बोलेंगे इसको? ज्विटर आयन बोलेंगे। देखो एक बात सुनो, जब मैं ये कहता हूं कि अगर किसी में क्षमता है कि वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और क्षार की अम्ल की तरह भी काम कर सकता है, यानी एसिड और बेस दोनों के रूप में काम कर सकता है, उसमें ये क्षमता है कि वो बेस और एसिड दोनों के रूप में काम कर सकता है, लेकिन एक वक्त में एसिड की तरह काम करेगा, दूसरे वक्त में बेस की तरह काम करेगा, तो वो तो हो गया एम्फोटेरिक पदार्थ हो गया। लेकिन अगर वो एक ही समय में दोनों काम कर रहा है, एक ही समय में दोनों काम कर रहा है, तो उसको अब एम्फोटेरिक नहीं ज्विटर आयन बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं? ज्विटर आयन बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं? ज्विटर आयन बोलूँगा। और ज्विटर आयन पर अब देखो इस पर नेट चार्ज कितना है। अगर मैं इसके नेट चार्ज की बात करूँ तो इस पर नेट चार्ज कितना है? 0। देखो माइनस का प्लस का 0, वेरी सिंपल ज्विटर आयन। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, ज्विटर आयन नेट चार्ज 0। एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ये एक विशिष्ट pH मान है। भी pH तो आपको पता है 0 मतलब कि 1 से लेकर 14 तक होती है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? यह वह पॉइंट होगा, एक विशिष्ट pH का मान है। ये एक विशिष्ट pH का मान है जिस पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में कार्य करे। यानी कि एक ऐसी pH का मान, किसी प्रोटीन के लिए अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है बॉडी के अंदर, तो एक ऐसी pH पर डिपेंड करती है प्रोटीन। तो अगर pH का मान आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो गया, उस समय वह pH जिस पर वो ज्विटर आयन की तरह काम करे, अमीनो एसिड किसकी तरह काम करे? ज्विटर आयन की। मैंने कहा कि pH पर डिपेंड करेगा कि कब वो बेस की तरह काम करेगा, कब वो एसिड की तरह काम करेगा और कब वो दोनों की तरह काम करेगा। वो किस पर निर्भर करता है? उस माध्यम की pH पर निर्भर करता है। और अगर pH का मान ऐसा मान हो जिस पर वह बेस और एसिड दोनों की तरह एक ही समय में दोनों की तरह काम करे, तो उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि ज्विटर आयन की तरह काम करता है अमीनो अम्ल जिस पॉइंट पर, उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस पर एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि मैं कहूं कि pH बराबर 4 है, ऐसे ही एग्जांपल लिए, इस पर अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन है, यानी कि ज्विटर आयन की तरह काम कर रहा है, यानी कि बेस और एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बताओ उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होगा? तो उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा बेटा 4। सीधी सी बात है। ऐसी pH आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है क्या? ऐसी pH जिस पर वो ज्विटर आयन की तरह काम करे, वो pH क्या कहलाती है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाती है। या फिर ये बोल दो कि जिस पर बेस और एसिड दोनों के रूप में काम करे, वो क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ही होता है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ छोटा सा, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है वो समझेंगे। ज़रा किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। मैंने बनाऊं क्या? तो देखो ज्विटर आयन बनाते हैं। ज्विटर आयन सार की तरह काम कैसे करेगा? बेस की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? अमीनो एसिड कब बेस की तरह और सार की तरह काम करेगा? तो देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों निकाला? C अल्फा हो गया, इससे R ग्रुप जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, C माइनस NH2 NH3 प्लस, ये था। अगर मैं क्या करूं? pH को कम कर दूं, pH को कम करूं। इस समय pH कितनी होगी? जब ज्विटर आयन बनेगा तो pH कितनी होगी? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगी।
होगी कि नहीं होगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगी। अगर मैं पीएच को कम कर रहा हूँ यानी कि उसे अम्लीय माध्यम में लेकर जा रहा हूँ, और अगर मैं उसे अम्लीय माध्यम में लेकर जा रहा हूँ इसका मतलब वहाँ पर H+ की मात्रा ज़्यादा होगी। अम्लीय माध्यम यानी कि H+ की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस माध्यम में क्या होगा, H+ ज़्यादा उपस्थित होगा, H+ ज़्यादा होगा, और क्या होगा, और पीएच का मान कम हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो यहाँ था, लेकिन अब इससे कम कर रहा हूँ तो यानी पीएच का मान कम हो रहा है किससे, आइसोइलेक्ट्रिक से, यानी कि अब अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, H+ माध्यम में ले गया। अगर H+ माध्यम में ले गया तो ये H+ किसके साथ आकर जुड़ जाएगा भाई, माइनस वाले के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो देखो C�alpha, ठीक है, COOH, ये R और ये H, और यहाँ NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। तो क्या होगा ये कि इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, अब पहले नेट चार्ज 0 था, अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कम पीएच पर ये चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं पीएच ज़्यादा, पीएच क्या कर दूं, बढ़ा दूं। पीएच ज़्यादा करने का मतलब वहाँ पर OH- की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। पीएच बढ़ा रहा हूँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, पीएच को बढ़ा रहा हूँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो वहाँ पर OH- की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि सारे माध्यम में लेकर जा रहा हूँ, सीधी सी बात, सारे माध्यम OH- की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये OH- क्या करेगा, इससे एक हाइड्रोजन को ले लेगा और पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यह NH2 बचेगा, और ये OH- इसके साथ जाएगा, इससे H को लेगा और क्या बना लेगा, पानी, और पानी के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये NH2 बच गया, ये COO- HR। तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से वर्क करता है, सारे माध्यम में अलग काम करेगा, अम्लीय माध्यम में अलग काम करेगा, सारे माध्यम में अलग रूप से काम करेगा। और जब पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा तो वो क्या काम करेगा, वो काम ये करेगा, जब पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक के बराबर है तो कैसा काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है ज्यूटरायन की तरह, क्योंकि एक ही समय में क्षार और एक ही समय अम्ल की तरह काम करेगा। और अगर उसमें मैं अम्लीय माध्यम में लेता हूँ यानी कि पीएच का मान आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम कर दूँ तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये देखो ज्यूटरायन नहीं रहा ना, अब ज्यूटरायन नहीं किया, तो अम्लीय माध्यम में तो अलग काम कर रहा है, क्षारीय माध्यम में काम अलग कर रहा है, क्योंकि इस पर चार्ज माइनस आएगा, क्योंकि पीएच का मान बढ़ाऊंगा OH- आएगा, ये इससे H+ को लेगा, पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, माइनस चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। और अब वो क्षारीय माध्यम में अलग रूप से काम कर रहा है और इसमें अलग रूप से काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। छोटा सा एक प्रश्न देख लेते हैं, इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न देखो। प्रश्न क्या कहता है, मैंने 3 अमीनोमल लिए, 3 अमीनो एसिड ले लिए यानी कि अम्ल ले लिए। देखो काम क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ए है, ए कोई अमीनोमल है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, बी कोई अमीनोमल है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है, ठीक है, और सी कोई है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8 है, ठीक है। सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होगा, क्योंकि अमीनोमल में एक एल्काइल ग्रुप होता है, वो अलग अलग तो होता है, वो अलग अलग होता है, इसीलिए ये मान भी अलग अलग है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग है। लेकिन सबको मैंने एक ही माध्यम में रखा जिसकी पीएच का मान 6 था, इस माध्यम में रखा, ठीक है। तो आवेश ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करें, आवेश ज्ञात करें। सीधा प्रश्न आ गया, आप स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आवेश ज्ञात कर दो। देखो पहले में बात करते हैं, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 4 है, पीएच कितनी है, 6 है, यानी पीएच का मान किससे ज़्यादा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा, यानी कि मैंने क्या किया, पीएच को बढ़ाया है, पीएच को ज़्यादा किया है, यानी सारे माध्यम में जा रहा हूँ, पीएच को ज़्यादा कर रहा हूँ यानी सारे माध्यम में जा रहा हूँ, तो सारे माध्यम में जा रहा हूँ तो H+ हट जाएगा, क्या आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ए पर कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बी की, इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच का मान बराबर है, पीआई और पीएच बराबर है, अच्छा है। ये बी के लिए ये ए के लिए बराबर है, तो ये ज्यूटरायन की तरह काम करेगा, यानी कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज 0 होगा।
फिर सी अमीनोमल जो है उसकी पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यादा है किससे, पीएच से, यानी पीएच कम है, पीएच कम, यानी कि वहाँ H प्लस की मात्रा ज़्यादा होगी, और H प्लस मात्रा की ज़्यादा होगी तो वो H O के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस वाले पर ये C के लिए इस वाले पर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो यही है। हमने ये समझने की कोशिश की कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी बेटा तो सबसे पहले क्या बना, जे मॉलिक्यूल बने। सबसे पहले जे मॉलिक्यूल बने, सबसे पहले क्या बने, जे मॉलिक्यूल। जे मॉलिक्यूल में भी अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पानी पाया जाता है, कितना, 70 से 90%, 10 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, और लिपिड्स होते हैं, और अपने H2 आ गया, लिपिड्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, आयंस हो गए, 1% आयन होते हैं। तो ये सब पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इससे ही तो हमारी बॉडी बनी है। सेल किससे बनी, इनसे बनी, ठीक है। लीवर किससे बना, इनसे ही बना। अरे कोई आधार तो यही है। जे मॉलिक्यूल बना पहले, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले किसके अंदर बना, न्यूक्लिक एसिड बना, सबसे पहले अमीनोमल बना, फिर उससे न्यूक्लिक एसिड बना, तो प्रोटीन। तो उसके लिए इन सबको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं बेटा। हर जगह हम कहते हैं हार्मोन प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, ठीक, बहुत तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ही प्रोटीन है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए हमने कहा कि अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये एक चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, बहुलक होता है किसका, ये बड़े अणु हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अणु होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये चैन बनाते हैं बेटा। चैन कैसे, एक अमीनो दूसरे से, तीसरा, चौथे से, इस तरह से जुड़े रहते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो ये इसकी एकलक इकाई क्या होगी, इसकी कड़ी क्या होगी, ये किससे, एक कड़ी क्या होगी इसके, तो इसकी एक कड़ी अमीनोमल होगी। अमीनोमल इस तरह से होता है, NH2 H, इस अल्फा कार्बन बोलते हैं। यह स्ट्रक्चर होती है, इससे स्टार्ट होता है हमारा अमीनोमल। और अमीनोमल ये अल्काइल ग्रुप जैसे भिन्न भिन्न होता है, इसकी वजह से प्रोटीन भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होती जाएगी। इसके पॉलीमर से तो मिलकर बनी तो वो प्रोटीन है, इसके पॉलीमर से तो प्रोटीन बनती है, यानी इसके साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जुड़े रहते हैं। और अल्काइल ग्रुप अलग अलग, तो अमीनोमल भी अलग अलग। तो 20 प्रकार के अमीनोमल से मिलकर बना होता है क्या, प्रोटीन। भिन्न भिन्न प्रकार की अमीनोमर से मिलकर बना होता है, तो इसलिए प्रोटीन भी क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो हमने आज ये देख लिया, और इसके बाद ये ज्यूट्राइन की तरह काम करता है, कब करता है, कैसे करता है, ये पढ़ा। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। और एम्फेटेरिक, इसे एम्फेटेरिक पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि सार और बेस दोनों, एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और प्रोटीन को पूरा कवर करेंगे, यानी प्रोटीन पूरी कैसे बनती है वो बात करेंगे, ठीक है, और कितने प्रकार की होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। बाय।